चलिए सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज जैसे मैंने ऑफलाइन की छुट्टी दिया, जोरों की बारिश शुरू हो गई और मैं बरसा में पूरी तरह से भीग गया और आने में मुझे विलम्ब हो गया। और चूंकि आप लोगों से बिना मिले बिना बात किए मुझे नींद भी सही से नहीं आता है, तो मैं सोचा कि एब्सेंट होने से अच्छा है कि आप लोगों से बात किया जाए और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया जाए, है ना। फिर रेगुलरिटी और साथ में वर्क दोनों बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, किसी दिन थोड़ा कम वर्क होगा, वो ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपकी सेवा में लाइव आ गया हूँ। आप सब लोग, मेरे दोस्त, आप बिल्कुल इस टेंशन में कभी ना रहा करें कि मैं बुक बंद करने वाला हूँ या आपका क्लास रोकने वाला हूँ। आपका क्लास बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहेगा। आइए, तो हम आज के सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज ये सेट नंबर 5 है। ठीक है, आपके बुक का सेट नंबर 5 है। मुझे दोनों ही बुक कराना है। अभी मैं 6 to 8 वाली बुक करा रहा हूँ और इसके बाद 9-10 वाली बुक कराऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, 6 to 8 हो या 9-10, सिलेबस दोनों का सेम है। इसलिए आप लोग इसे 6 to 8 समझ के या 9-10 समझ के ना पढ़ें। आप इसे ये समझ कर पढ़ें कि मुझे 6 to 8 देना हो या 9-10, जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे उपयोग की चीज़ है। ठीक है, और जो हमारी काम की चीज़ हो उसे हमें वैल्यू देना चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, चलो ये काम करते हैं। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल। आप, मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है न्याय रथ में। और न्याय रथ की शुरुआत कल कल सुबह पहली चैप्टर उसमें स्टार्ट होगी, है ना। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में है। एक पिता की एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? आप देख लीजिए, यहाँ पर बात एक पिता और पुत्र की है। पिता की बात है और पुत्र की बात है। ठीक है, सवाल ये कहता है कि आज आज पुत्र की जो उम्र है उससे 3 गुनी उम्र पिताजी की तब थी जब पुत्र जन्म लिया था। अब आप बताइए, पुत्र का जब जन्म हुआ होगा उस समय पुत्र 0 का माना जाएगा। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि वर्तमान में पुत्र x का है। ठीक है, जन्म के समय पुत्र 0 का, आज हम मान लिए कि पुत्र x का है। क्वेश्चन हमसे ये कहा कि वर्तमान में जितना पुत्र है उससे तिगुने उम्र के पिताजी तब थे जब पुत्र का जन्म हुआ था। यानी पुत्र के जन्म पर पिता की उम्र बेटे की वर्तमान उम्र की 3 गुनी थी। यानी आज बेटा तुम जितने के हो, मैं उससे 3 गुना तब था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। ठीक है, ये पिताजी कह रहा है। अब सवाल ये है, तो अगर 0 से पुत्र x हुआ है तो क्या पिताजी बैठे रहेंगे? उनकी उम्र तो बढ़ेगी। अब 0 से x होना, इसका मतलब x की वृद्धि, तो पिताजी भी x की वृद्धि करेंगे खुद में, और कितने हो जाएंगे? 4x के हो जाएंगे। तो वर्तमान में पिता 4x के और वर्तमान में पुत्र कितना? x का। और यही जो वर्तमान में पुत्र x का है वो मेरे दोस्त 12 साल का है। x का मान 12 साल हो जाएगा, तो 4x क्या हो जाएगा? 4 × 12 यानी 48 ईयर्स। तो 48 ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। मेरे दोस्त, हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वायर हो तो समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम एफ बी सी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ देखिए, हमारे पास मेरे दोस्त एक ट्रेंगल है।
हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। अब ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें आप देख रहे हैं कि बी सी का मध्य बिंदु ये हमारा डी है, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट डी है और देख रहे हैं कि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, और मेरे दोस्त ए बी का जो मिड पॉइंट है ये हमारा एफ है। आप क्या, क्वेश्चन ने क्या किया है, इन सबों के मिड पॉइंट को मिला दिया है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ने मिलाया नहीं मिलाया पता नहीं, लेकिन मैंने मिला दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से पूरा त्रिभुज 4 सर्वांगसम त्रिभुज में बट जाता है, यानी इन चारों की एरिया एक समान होती है, ठीक है। तो अब इन चारों की एरिया एक समान होती है, तब पूरा एरिया अगर हमारा 20 है तो 5 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे चतुर्भुज चाहिए कौन सा, एफ बी सी और ई, एफ बी सी ई, एफ बी सी ई, यानी मुझे ये समलम चतुर्भुज चाहिए। तो ये समलम चतुर्भुज क्या होगा, एफ बी सी ई, 5 5 10 5 15, यानी ये हमारा 15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको देखिए, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखिए, हमें अगर कोई इसका स्क्वायर रूट मांग रहा हो, बहुत ही सिंपल है। वो कैसे, तनिक देख लीजिए। क्या इसे हम a प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या हम इसे b बाई ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। और अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 2a और b, 2a और b, है ना। तो मेरे दोस्त आप समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हम ऐसा लिख भी देते हैं, a से a b से b चला गया, यानी कि जो वहाँ है वही चीज़ यहाँ पर है ना। तो अब हम क्या कहने जाएंगे, अब हम यही कहने जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक इसमें से बाहर आएगा, a बाई बी और b बाई ए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लगता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गया है, और नोटिफिकेशन नहीं जाने के कारण आप लोग लाइव इतने कम हैं, है ना। नोटिफिकेशन शायद आप लोग को नहीं गया है। क्या नोटिफिकेशन गया है आप लोगों को, एक बार आप लोग मैसेज करना तो, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो नहीं आया है, लगता है आपको भी नहीं ही गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे देखिए, एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है तो हमें 27 सेमी प्राप्त होता है। बताइए गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है मेरे दोस्त। अब आप ये बताओ, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये है गोले का आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये है गोले का आयतन और ये है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है मेरे दोस्त। जब गोले के आयतन में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई और 2 आर कट जाएंगे, यानी r/3 बराबर ये 27 आएगा, यानी r का मान यहाँ से 81 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो दोस्त, 6000 के लेवल मूल्य पर 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद बिक्री मूल्य घटकर क्या हो जाएगा
अगर वो दो डिस्काउंट 10% और 20% की हो। ठीक है, अब देखिए लेवल मूल्य यानी कि एमआरपी। एमआरपी हमारे पास 6000 है। ठीक है, पहला डिस्काउंट 10% की, 10% की डिस्काउंट देंगे तो 90% में बेचेंगे। ठीक है, और 20% की डिस्काउंट देंगे तो 80% में बेचेंगे। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, बेचने से क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 से 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये 120 और गुने में 36, यानी 0 12 6 72, और 12 या 36, 36 और 7 हो जाएगा 43। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, 102 वाले हो तो चांस तो रहेगा ही आपका, चांस तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा चांस, आपका चांस रहेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल रहेगा। अब आइए जरा इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के सेट से अभाज्य संख्याओं के कितने ऐसे जोड़े होंगे जिनको जोड़ने से हमें एक प्राइम नंबर मिलेगा। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, तो इस दुनिया का वनली एक इवन प्राइम है, वनली इवन प्राइम, यानी मेरे दोस्त दो इस दुनिया का केवल केवल एकमात्र सम अभाज्य है, सम अभाज्य है। ठीक है, दो को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम अभाज्य है। ठीक है भाई, अब जहां तक आप प्राइम नंबर की बात कर रहे हो और उस प्राइम नंबर की बात कर रहे हो जो मेरे दोस्त हमारा है ना, आप उस प्राइम नंबर की बात कर रहे हो जो 50 से 100 के बीच में होगा, तो यहाँ पे जितने भी प्राइम होंगे वो सब के सब ऑड होंगे, सब के सब ऑड होंगे। ठीक है, और याद रखना कि दो ऑड नंबर को जोड़ने से, चाहे दोनों प्राइम ही क्यों ना हो, दो ऑड नंबर को जोड़ने से एक इवन नंबर मिलेगा, और एक इवन का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। यानी 50 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड प्राइम नंबर हैं, और जब दो ऑड प्राइम नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा, और दो को छोड़कर जो भी इवन होगा वो कंपोजिट होगा, भाज्य होगा, वो अभाज्य नहीं होगा, है ना। इसका मतलब 50 से 100 क्या, दो को छोड़कर ऐसा कोई भी दो, मतलब दो को छोड़कर ऐसा कोई भी प्राइम नंबर के पेयर नहीं है जिनको जोड़ने से अभाज्य मिलेगा। इसलिए 50 और 100 के बीच में एक भी ऐसा पेयर नहीं है प्राइम नंबर का जिनको जोड़ने से हमें प्राइम नंबर प्राप्त होगा, जिनको जोड़ने से हमें प्राइम नंबर प्राप्त होगा। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, ए और बी किसी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर की आरंभिक बढ़त देता है। ठीक है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बताइए बी की चाल कितनी होगी। अब थोड़ा समझिए मेरे दोस्त, अब यहां पर है क्या, एकदम ध्यान से देखना। सौ मीटर की एक दौड़ में 100 मीटर की एक दौड़ में 100 मीटर की रेस है। ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दिया, यानी ए दौड़ा है यहां से। ठीक है, यानी ए दौड़ा है यहां से, और बी को ठीक है कितने मीटर की शुरुआत दिया है, 8 मीटर की शुरुआत बी को दिया है। यानी आप समझिए ए दौड़ा है यहां से और बी दौड़ा है यहां से। ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दिया है, फिर भी 8 सेकंड से हरा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जब फिनिशिंग पर पहुंचा, यानी ए जितना समय में फिनिशिंग पर पहुंचा, बी फिनिशिंग पर पहुंचा जरूर लेकिन उतना समय में नहीं पहुंचा।
8 सेकंड के बाद पहुंचा, क्योंकि 8 सेकंड के बाद पहुंचा तभी तो 8 सेकंड से हार गया, क्योंकि जो बाद में पहुंचेंगे वही तो हारेंगे। आप कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमने ये देखा 100 में 8 की शुरुआत मिल गई थी, यानी ये 92 मीटर गया था, है ना। तो हम इस तरीके से देखें कि जितना देर में ए 100 मीटर गया है उससे 8 सेकंड ज़्यादा लेकर बी केवल 92 मीटर गया है। हम ए की चाल भी जानते हैं, हमें पूछा है बी की चाल क्या होगा। आप घबराइए मत, पहले आप ए का समय निकाल लीजिए। अगर हम टाइम निकाल लेते हैं ए का, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस और अपॉन स्पीड। ठीक है, मेरे मित्र 100 मीटर की दूरी तय किया है ए ने, किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से गुना करिए, मीटर पर सेकेंड होगा, 72 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझ गए कि ए यहाँ से यहाँ आने में 72 सेकेंड का टाइम लिया। तो जानते हो जितना देर में ए 100 गया है उससे 8 सेकेंड ज़्यादा लेकर बी गया है 92। तब तो मेरे दोस्त यहाँ पर टी के जगह 72 रख देंगे, तब तो ये 80 सेकेंड हो जाएगा। यानी 80 सेकेंड का समय लेकर बी 92 मीटर गया है। हमें बी की चाल पूछा था, तो हम बी की चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो बी की चाल क्या हो जाएगी? तो मेरे दोस्त बी की चाल अगर हम यहाँ पर देखने चले जाएंगे, है ना, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। बी की चाल क्या? 92 मीटर की दूरी है जिसको 80 सेकेंड में पार किया है। आप 18/5 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 18/5 से गुना करेंगे ये आपका 4.14 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपका बैच कब आएगा केवल मैथ्स के लिए? हमें लेना था, ऐप में नहीं है। केवल मैथ्स के लिए न्यू बैच कब से स्टार्ट होगी? देखिए अगर आप टीआरई के लिए लेना चाहते हैं 4.0 के लिए, तो आप महाभारत बैच ले लीजिए, वही बैच आपका नया बैच है। उसमें अगर आपको ढेर सारी वीडियोस दिख रहा है तो वो कॉमन पेपर का वीडियोज है, यानी कि जीके जीएस का है। ठीक है, मैथ्स वाली तो शुरू ही हुआ है, अगस्त में तो वो बैच ही स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बस 1 से 2 ही टॉपिक उसमें हुए हैं। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, आराम से महाभारत बैच को ही आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, ये क्या है मेरे दोस्त? अब हम देख रहे हैं टमाटर की 2 किस्में 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती है, जहां पहली किस्म का मूल्य दूसरी से 2 गुना होता है। दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है और इन्हें 17.50 प्रति किलोमीटर के भाव पर बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 25% का लाभ होता है। बेचने से पहले दोनों किस्मों का मूल्य क्या था? अब आप देखिए ना, आपने खरीदा है तो आपके वजन का क्या रेशियो है? आपने खरीदा है तो मेरे दोस्त आपका यहाँ पर ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो परचेज किया है किस रेशियो में परचेज किया है? 2:3 के रेशियो में। ठीक है, और आपका प्राइस के बारे में क्या बोला गया है? प्राइस कहा गया है कि पहले का प्राइस दूसरे का डबल है। दूसरे का प्राइस x मान लेते हैं तो पहले का डबल 2x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। मेरे दोस्त अब ये कहता है कि दोनों को मिश्रित करके, ठीक है, और 17.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है। अब आप ही बताइए, 17.5 रुपये किलो बेचेंगे, 25% का लाभ यानी 125% बेचकर मिलेगा। अगर सीपी चाहिए तो 100% का मान निकालिए, कितना हो जाएगा? 14। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि मिश्रण का जो कॉस्ट पड़ा है, मिश्रण का कॉस्ट कितना है मेरे दोस्त? 14। मिश्रण का कॉस्ट कितना है? 14। ठीक है, अब आप देखो ना, हम मिश्रण का कॉस्ट आपको दिखाते हैं। मिश्रण का कॉस्ट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? देखिए, अगर किसी का भी कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए कुल जो पैसे लगा उसको ऊपर रखना है, वजन नीचे रखना है। उससे आपको क्या, पूरे मिक्सर का कॉस्ट दिख जाएगा। आप ही देखिए, 2x के प्राइस से अगर 2 वजन की वस्तु खरीदेंगे
तो कितना पैसा 2x इंटू 2 लगेगा। अगर x प्राइस से 3 वजन की वस्तु खरीदेंगे तब तो मेरे दोस्त 3 इंटू एक्स ये पैसे लगेंगे। तो ये हो गया टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट में अगर कुल वजन से हम भाग दे देते हैं तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट में कुल वजन से भाग देते हैं तो यही हमारे ओवरऑल जो भी आर्टिकल हमने परचेज की है उस मिश्रण का प्राइस होगा। और इसी मिश्रण का प्राइस मेरे दोस्त हमें कितना दिया हुआ है 14। अब यहाँ से देखेंगे 4 3 7, तो मेरे दोस्त x का मान यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब x का मान जैसे ही 10 आ गया, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, यानी एक प्राइस आपको 20 और दूसरा प्राइस 10 नजर आएगा, है ना। एक प्राइस 20 और दूसरा प्राइस 10 नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, प्रथम n प्राकृत संख्या का मानक विचलन क्या होगा, ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, कभी भी सामने दिख जाएगा, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या के मानक विचलन √n स्क्वायर -1 और बटे 12, ये आपको रिजल्ट क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। इस रिजल्ट को आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर आप प्रूफ कर नहीं पाओगे, इस रिजल्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त ये क्या कह रहे हैं, 2 की 25 पावर, 2 की 26 पावर, यहाँ पर 2 की 27 पावर, 2 की 28 पावर, हमें कह रहे हैं किस संख्या से डिविजिबल होगा। तो मेरे दोस्त आप इसके लिए क्या करिए, ध्यान दीजिए, आप 2 की 25 पावर कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बचेगा और यहाँ 2 का क्यूब 8 बचेगा। अब 2 की 25 पावर है और यहाँ देख लीजिए 8 4 12, 12 3 15, है ना, तो ये आपको नंबर दिखेंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो पहला कह रहा है कि 7 से डिविजिबल, तो मेरे दोस्त इसके किसी भी फैक्टर में 7 नज़र नहीं आ रहा है, 11 भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 15 नज़र आ रहा है ना। 15, अगर ये 15 का मल्टीपल है तो 15 से तो डिविजिबल होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये देख रहे हैं हमारे पास 81 नंबर क्वेश्चन है। किसी कोऑर्डिनेटर के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें कह रहे हैं बताओ ये कौन सी कोऑर्डिनेटर है ना, कौन सी कोऑर्डिनेटर है। मेरे दोस्त इसके लिए आपको क्या करना है, एट फर्स्ट आप एक चतुर्भुज बना लें, ठीक है, और इसके चारों पॉइंट, एक हमारा 1,3 दिया हुआ है, दूसरा हमारा -3,0 दिया हुआ है, तीसरा 0,-4 दिया हुआ है, और मेरे दोस्त ये हमारा 4,-1 दिया हुआ है, ठीक है। एक बार चेक कर लो पॉइंट अपना, 1,3, -3,0, 0,4 और ये 4,1, ठीक है। ये A है, ये B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है, ठीक है। अब मेरे दोस्त क्या करना है, आप एकदम ध्यान से देखना कि इसे क्रॉस, मेरे दोस्त आप क्रॉस मल्टीप्लाई कह रहे हैं। मेरे दोस्त सबसे पहली बात क्या करना होगा, यहाँ पर जब भी आपको किसी कोऑर्डिनेटर का चार सेट्स दिया होगा तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से चारों साइड फाइंड करना होगा, और चारों साइड फाइंड करने के साथ साथ आपको डायगोनल भी फाइंड करना होगा, चारों साइड भी आपको फाइंड करना है और आपको डायगोनल भी फाइंड करना है, ठीक है। तब आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा कोऑर्डिनेटर है। आज अगर हम ए बी अगर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक में से -3 घटाएंगे ना तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस y2 - y1, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से 5 नजर आएगा। अब ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, ये आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 4 में से 0 है ना, तो 16, -1 माइनस माइनस +4, 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से भी 5 नजर आ रहा है। अब ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, -3 -0, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 0 में से -4 घटेगा, +4, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से भी 5 नजर आएंगे। तो मेरे दोस्त चारों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल तो नहीं होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है
है ना। अब आपको डायगोनल निकाल के चेक करना होगा। अब जल्दी से मेरे दोस्त हम यहाँ पर AC चेक करेंगे। अब देखिए AC क्या होता है, एक में से 0 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4, 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 50 50 बोले तो 5√2। ठीक है, इसी तरह से मेरे दोस्त आप BD भी निकालिए, तो BD भी निकाल के चेक कर लेते हैं। x का डिफरेंस -3 -4 -7 -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 0 में से -1 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर से वही कहानी 5√2 हो जाएगा। मतलब चारों साइड भी इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये रोम्बस नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर ही हो सकता है। ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लीज एनीवन टेल मी, जनरल पेपर के लिए GS कहाँ से पढ़ें। देखिए वो बैच में हालांकि कॉमन पेपर अवेलेबल है, ठीक है। महाभारत बैच के अंदर कॉमन पेपर अवेलेबल है। अगर आप लोग महाभारत बैच के अंदर ज्वाइन किए हुए होंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब ये देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, तो बताइए 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और मेरे दोस्त बराबर 4, हमें चाहिए 10 स्क्वायर का मान। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। पहला तो आप एक काम कर लो, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, इसको ये काम तो कर ही सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर है। यहाँ ध्यान से देखो तो कैसा कर सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर प्लस में 3 साइन स्क्वायर जोड़ के तो 7 हो ही जाएंगे, प्लस में ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से मेरे दोस्त अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें से 3 कॉमन आएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएंगे और बराबर मेरे दोस्त 4 हो गया। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 जाके घटेगा 1। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2, जो साइन में कितने डिग्री के मान होंगे 30 डिग्री के। तो मेरे में इधर थीटा का मान 30 हो गया, और जब थीटा का मान 30 हो गया ना, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 10 स्क्वायर 30, यानी 1/√3 की होल स्क्वायर फाइनली हो जाएगी 1/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आप डायरेक्ट स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस 1/2 होना चाहिए था, आप डायरेक्ट 1/2 ही क्यों ले लिए। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि थीटा जो है वो एक्यूट है, और जब थीटा एक्यूट होता है तो वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना। और इन दिस कंडीशन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा का मान प्लस माइनस 1/2 नहीं लेकर सिर्फ प्लस 1/2 लिए हैं। हाँ, रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, बस डायगोनल इक्वल होता है। धन्यवाद। अब मेरे दोस्त इसको देखो, यहाँ देखो, ये कहता है कि संख्या को मानक रूप में लिखिए और k+n का मान बताइए। मेरे दोस्त जब भी किसी को मानक रूप में लिखना है, ठीक है, तो आपको पता है कि इनिशियल से बस एक अंक के बाद आप डेसिमल डालना चाहते हो, आप यहाँ पे डेसिमल डालना चाहते हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे डेसिमल डालना चाहोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप डेसिमल डालना चाहोगे, यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पर डेसिमल, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, वो देखो 10 की कितनी पावर से गुना करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे दोस्त 8 पावर से करना होगा, क्योंकि जहाँ डेसिमल रख रहे हैं उसके आगे 8 डिजिट है, तो आपको 10 की 8 पावर से करना होगा ताकि गुणा करने से फिर पहले जैसा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 8.29030000 इंटू 10⁸ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से तुम्हारा नंबर ही मिल जाएगा, है ना। अब ये देखो ये 4 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइनली यहाँ पर 8.2903 और इंटू 10⁸
इसका कंपैरिजन करना है k इंटू 10⁻n से। तो आप देख लो मेरे दोस्त, k के जगह पर क्या मिल रहे हैं। तो k के जगह पे तो हमें 8.2903 नज़र आ रहा है, और n के जगह पर देख लो आपको क्या नज़र आ रहा है, n के जगह पर 8 नज़र आ रहा है। मुझे k प्लस n ही चाहिए। जैसे ही ऐड करेंगे 16.2903, 16.2903 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये था हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब मेरे दोस्त 84 नंबर क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है cx² प्लस में ax और मेरे दोस्त प्लस b और बराबर क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0 हो जाएंगे, है ना। अब देखिए हमें क्या कहा है, इसके मूल अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 है। अब मेरे दोस्त ऐसा है ना कि ये जो अभी आपके पास इक्वेशन दिख रहा है, इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं। हमें कहा गया मुझे वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट अल्फ़ा की पावर -1 यानी कि 1/अल्फ़ा और बीटा की पावर -1 यानी कि 1/बीटा, जिनके रूट 1/अल्फ़ा और प्लस में 1/बीटा हो। ठीक है, अब आप बताइए जिनके रूट 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होगा वो इक्वेशन क्या होंगे, x² माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स और प्लस 1/अल्फ़ा और इंटू 1/बीटा बराबर 0। अब यहाँ से तो हम यही देख पाएंगे x²। ठीक है मेरे दोस्त, x², अब मान रखना होगा डायरेक्ट। अब देख लो ना, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो -b/a होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a हो जाएगा। ठीक है, -b/a c/a। ओके, अब आप बैठाइए x² और माइनस ये क्या होगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और ये बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स और 1/अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब यहाँ से x² है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -a/c और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा b/c इंटू एक्स प्लस 1/ ये हमारे पास हो जाएगा b/c बराबर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि c से c तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हम देख पाए x² और माइनस 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 प्लस, ये हमारा a/bx, ठीक है, और प्लस c/b और बराबर 0। हम यहाँ देख सकते हैं bx² प्लस ax और प्लस c बराबर 0, यानी bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपने 84 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब मेरे दोस्त हम आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। 85 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, आपको ये बात पता होना चाहिए क्या, ध्यान देना, m गुने mवां पद, mवें पद का m गुना nवें पद का n गुना अगर आपस में बराबर हो, mवें पद का m गुना nवें पद का n गुना आपस में बराबर हो, तो m प्लस nवां पद जो होता है वो 0 होता है। ये आप सबको पता है। ठीक है, ओके, तो मेरे दोस्त आइए काम कर लें। अब देखो यहाँ पर क्या है, 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना अगर आपस में बराबर है तो 11 प्लस 7 यानी 18वां पद आपका 0 हो। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, आज मैं 15 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए रखूँगा। 15 क्वेश्चन की ही सीरीज रहेगी। ठीक है, आज यहीं पर, कल क्योंकि आज वर्षा में आने पर मुझे विलम्ब हो गई थी, ठीक है, और मैं विलम्ब से आपके सामने लाइव हुआ। तो आप लोग सभी लोग पूरे अपने दोस्तों के साथ लाइव रहिएगा।
आज एक छोटा सा ही सेशन आपके लिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी दिन काम थोड़ा कम हो लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कल अपने पूरे दोस्तों के साथ लाइव रहिएगा। अभी मैं 85 तक आया हूँ ना, यानी कि 25 क्वेश्चन इसके और अगले सेट को भी आपके सामने रूबरू रखा जाएगा। तो हमारी मुलाकात जो आपसे होगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी राइट टाइम, हमारा जो समय है 10 बजे लाइव होने का, हम 10 बजे ही आपकी सेवा में लाइव होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 तक आपके सामने हम लाइव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेटिंग में 5-7 मिनट लग जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।